नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 8/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूँ, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए आप लोग बेहतर तैयारी हेतु हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे देशों के द्वारा यह जब कहा गया कि भारतीय संविधान एक उधार का संविधान है, उसी संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था कि संविधान के मौलिक जो विचार होते हैं, जो गूढ़ रहस्य होते हैं, मेन फोकस बिंदु होता है जो, उसके संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसीलिए सभी देश ऐसा कहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किसी भी देश के संविधान के नियम को हूबहू भारत के संविधान में नहीं लिखा है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके लिखा है। इसलिए यह भारतीय संविधान सभी देशों से बेहतर स्थिति में लिखा गया है। और भारतीय संविधान का 2/3 भाग दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उससे लिया गया है, 2/3 भाग। तो दोस्तों, इससे भी बहुत सारे भाग लिए गए हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों, आप लोग को यह भी पता होगा कि मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज हो। ये आपको भली भांति परिचित है, इसलिए डिटेल जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ते रहें अपने पसंदीदा टीचर के साथ। और कम समय में ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगातार नज़र बनाए रखें। दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सी राजगोपालचारी की अगर बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल एवं पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो इसको भी याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह भारतीय संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन के तहत निर्माण किया गया था, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किए थे, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहता हूँ, जिससे कि आपको अपना तैयारी पर पकड़ मजबूत बनी रहे। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो दोस्तों, उसका नाम विनय पिटक है। बौद्ध भिक्षु का पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। याद रखेंगे, सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद के द्वारा किया गया था। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। और विनय पिटक में संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख है, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला दोस्तों, अगर इसको लिखते तो ज़्यादा टाइम लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इसमें लगभग सभी राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, लेकिन तमिलनाडु भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात आता है। दोस्तों, याद रखेंगे, गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। और हवा की गति यदि 8 से लेके 23 मीटर पर सेकेंड से अधिक है तो वैज्ञानिक कहते हैं 12 हेक्टेयर में 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं दोस्तों, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय मतलब नया नया रोज ऊर्जा जिसे हमें मिले, जैसे पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नया नया रोज मिलेगा ट्रिक के तौर पर। और अनवीकरणीय मतलब नहीं नया नया मिलेगा, जैसे कोयला।
तो इसको याद रखेंगे। पवन ऊर्जा बनाने के लिए जहाँ पवन चलती है वहाँ पवन चक्कियों को स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा पवन चक्की के द्वारा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर के मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। दोस्तों अगर विश्व में बात करें तो विश्व में प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में चीन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अमेरिका, 3 नंबर पे ब्राजील, 4 नंबर पे स्पेन और 5 नंबर पे भारत आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था और गोपाल कृष्ण गोखले जो है अपना राजनीतिक गुरु एमजी राणा डे को माने थे। बहुत सारे गुरुओं के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, कुछ याद रखेंगे। महात्मा गांधी को विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु माने थे और सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। लाल बाल पाल बहुत फेमस है दोस्तों एक भारतीय इतिहास में। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल होता है। ये सब जो है उग्र राष्ट्रवाद के संरक्षक थे दोस्तों। इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल का एक कथन आता है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन अनरेस्ट एक बुक में भारत में अशांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम बंदी सफेद बाघ मतलब दोस्तों बाघ से पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। जब से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बना है तब से बाघ को बंदी बनाना गैर कानूनी है, लेकिन अंतिम बंदी बाघ जो था वो 2019 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम बाजीराव था। दोस्तों याद रखेंगे बाघ चूंकि राष्ट्रीय पशु है इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग को पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। टाइगर से याद आया है दोस्तों, द व्हाइट टाइगर नामक एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके बारे में पूछा जाता है कि कौन लिखे था? अरविंद अडिगा। रॉयल बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में, याद रखेंगे 1972 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित किया गया और उसके बाद से बाघों की संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट 1973 लाया गया बाघ के संरक्षण हेतु। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, अब प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट 1992 में लाया गया। दोस्तों इसको याद रखेंगे। जनवरी 2024 में ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में नामीबिया देश से चीता लाया गया है भारत में दोस्तों, जिसको कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थापित किया गया है, रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। उस समय 17वां जोन बना था कोलकाता मेट्रो, याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही याद आपको रखना है कि कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में हुई थी और दिल्ली मेट्रो का 2002 में। इसका भी पूछता है दोस्तों, दिल्ली का 2002। तो कोलकाता मेट्रो को 29 दिसंबर 2010 में जो है 17वां भारतीय रेलवे जोन बनाया गया। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय जो दक्षिण तट रेलवे जोन है उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है दोस्तों, विशाखापट्टनम। तो इसको भी याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। अब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी और भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है, भारतीय रेलवे का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है दोस्तों, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो गति के 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। पहला नियम था क्या चीज? जब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है या गति में है तो तब तक गति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम कहते हैं दोस्तों कि वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और इस न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। और न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह 2 वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। और तीसरे गति नियम को ही संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो ये सब याद रखिए। एडिसन ने, याद रखेंगे दोस्तों, एडिसन के बारे में
कि एडिसन विद्युत बल्ब के खोज किए थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि गैलीलियो को दूरबीन के खोज के लिए जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत के पहले जो है सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। इसी का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम परमाणु बम परीक्षण डॉक्टर राज रमन्ना और डीपी आयंगर के नेतृत्व में हुआ था, जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था दोस्तों, पोखरण में किया गया था। इसका नाम चूंकि 1998 में किया गया था, इसलिए इसका नाम शक्ति 98 रखा गया था। शक्ति 98, ऑपरेशन शक्ति 98, इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पे। अच्छा, याद रखेंगे कि 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो 1945 में जो है अमेरिका में किया गया था परमाणु परीक्षण, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। जबकि ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में जो हुआ था कारगिल युद्ध, उसी का संबंध ऑपरेशन विजय से है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो गोविंद बल्लभ पंत ने ऐसा कहा था दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा के 296 जो सदस्य में कांग्रेस को 296 सदस्यों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो है अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। और 296 सदस्य में से 15 जो थी वो महिलाएं भी चुनी गई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह अध्ययन लक्षद्वीप में हुआ था, जो कि आनुवांशिक अध्ययन था। तो यह जो है अध्ययन लक्षद्वीप में तो हुआ था, इसलिए इसको याद रखेंगे कि CSIR की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, PM होते हैं। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के संस्थापक निदेशक थे। और इन्हीं के नाम पे दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला, अभी करंट में आप लोग पढ़े होंगे कुछ समय पहले, पहली महिला नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। किसको? यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। किस व्यक्ति को? तजीनित बिडोया लीमा को दिया गया है। अच्छा, याद रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में, ये तो 2020 की बात है, गाजा के कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकार को 2024 में यूनेस्को गिलिमी कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक गाजा पट्टी को जो कवर कर रहे थे युद्ध में, फिलिस्तीनी पत्रकार को 2024 में दिया गया है ये पुरस्कार। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत जो है दोस्तों 159 नंबर रैंक पे है, इसको भी याद रखिएगा। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है
और इसके महानिदेशक अभी वर्तमान में आंद्रे अंजोले जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों ये 2019 में जो ISSF विश्व कप हुए थे उसमें अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। अभी सरबजोत सिंह याद रखिएगा, सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था ISSF विश्व कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी है। ये सब निशानेबाज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम ने भी पहला स्थान हासिल किया है और पहली जोड़ी बनाया है शूटिंग में जीतकर। बीजिंग 2008 में याद आप लोगों को होगा एक निशानेबाज थे अभिनव बिंद्रा, वो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताए थे, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज याद रखेंगे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी और सबसे बेसिक है कि अवेकस का नाम सुने होंगे आप लोग। अवेकस जो है एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था शुरू में। अभी भी बहुत सारे हो सकता है आप लोग देखे होंगे किसी बच्चे का जैसे स्लेट वगैरह रहता है तो इतना दूर में स्लेट रहता है, इतना दूर में इधर गोल गोल लगा होता है दोस्तों बटन के जैसा। ये अवेकस के तर्ज पे ही बनाया गया है ऐसे करके। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का नाम मार्क फर्स्ट था। मार्क फर्स्ट क्या चीज था? तो विश्व का प्रथम जो है पूर्ण स्वचालित खुद से चलने वाला विद्युत यांत्रिक गणना जो यंत्र था उसका नाम था मार्क फर्स्ट। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये तो कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक था, जिसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 2019 में तो मानव विकास सूचकांक में 129 थी दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो है रैंक दोस्तों 134 हो चुका है। 129 की जगह स्थिति गिर गई है दोस्तों। अच्छा, ये जो मार्च 2024 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया वो वर्ष 2022 के आंकड़ों पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। कुछ सूचकांक की महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105 है, टॉप पर बेलारूस बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 159 है दोस्तों, और प्रेस सूचकांक में जो है दोस्तों नॉर्वे 1 नंबर पे बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में दोस्तों आइसलैंड टॉप पर है, भारत का स्थान 116 है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट में जो है फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है और भारत का स्थान 126 है। तो इसको फिर से रिवीजन करके सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? राउलेट एक्ट के तहत तो बिना मुकदमे के जो है कारावास दे दिया जाता था। यहाँ बिना एक्स्ट्रा लगा हुआ है दोस्तों, बिना मुकदमा के कारावास सुनाया जा सकता था। यही राउलेट एक्ट में उपाय किया गया था। जिस पे शक होता था उसको पकड़ के जेल में डाल दो बिना सबूत और गवाह के। राउलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था दोस्तों, इसको याद रखेंगे। राउलेट एक्ट जो है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन कर रहा था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने राउलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किए थे और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों, यही 1919 में। और
बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जालियांवाला हत्याकांड किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। जालियांवाला जो है हत्याकांड का तीव्र विरोध हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलियन जो है डैश से प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन जो है लाइकेन से प्राप्त होते हैं। लाइकेन से याद रखेंगे कि लिटमस विलियन प्राप्त किए जाते हैं और बहुत सारे चीज़ जो हैं प्राकृतिक उससे संकेतक होता है सब चीज़ के। जैसे ये लिटमस चेक करता है दोस्तों कि अम्ल है कि क्षार है, कोई विलियन की उदासीन विलियन है, ऐसा करके चेक करने में काम आता है। तो उसी तरह से हल्दी, लाल गोभी और का रस और चुकंदर का रस, ये सब अच्छे प्राकृतिक संकेतक हैं। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग जामुनी होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्रिया नहीं किया है लिटमस पत्र तो उसका रंग जामुनी होगा, लेकिन अगर क्षारीय विलियन रहेगा तो वही लिटमस पत्र जो है नीला हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। लवण के घोल में डाले जाने पर प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। क्षार जो है फेनॉल फ्लैथिन को जो है गुलाबी कर देता है दोस्तों। इसको फिर से लिखते हैं, बोलने में थोड़ा ये हो रहा है दोस्तों। फेनोल्फथैलिन क्षार जो है दोस्तों फेनोल्फथैलिन को गुलाबी कर देता है दोस्तों, बड़ा नाम है। क्षार जो है कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। और वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, लाइकेन होता है। इसको याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है, तो लाइकेन होता है। अभी पीएच के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसलिए पीएच मान का खोज सोरेनसन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो F2। ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहेगा तब पता चलता है दोस्तों। F1 क्या करता है? तो हेल्प विंडो को खोलता है। F2 की क्या करता है? तो चयनित वस्तु जो सेलेक्ट वस्तु है उसका F2 दबा के उसका नाम आप बदल सकते हैं। F3 की बात करें तो यह फाइल या फोल्डर किसी को खोजने में मदद करता है दोस्तों। F4 की बात करें तो F4 जो चालू है, एक्टिव लिस्ट है, उसके सूची को बताता है F4। जबकि F5 की अगर बात करें तो जो विंडो खुला हुआ है उसको रिफ्रेश करने में मदद करता है। बहुत बार हम लोग कंप्यूटर सीखने जाते थे तो F5 को बहुत देर तक दबा के रखते थे जिससे हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी कंप्यूटर से जुड़े ऊपर मैं बहुत सारे तथ्य बता दिया हूं दोस्तों। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है दोस्तों? तो इसमें केरल आया है और बराबर केरल ही बना रहता है इसमें ज़्यादा करके, तो इसको याद रखेंगे। पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार केरल जो है सबसे सुशासित राज्य है। बीच में तमिलनाडु भी आया था और अभी 2024 का जारी नहीं हुआ है दोस्तों। डॉक्टर सैमुअल पाल के द्वारा पब्लिक अफेयर सेंटर की स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना पब्लिक अफेयर सेंटर की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में। अभी इंडेक्स की अगर बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स भी आया जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है, जबकि शहर में इंदौर, सूरत दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ये बराबर बोलता था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पीछे मैं MTS का सेट करवा रहा था उसमें भी बहुत बार बताया हूँ। देखिए NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई दोस्तों। 1901 से दिया जाता है यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी वर्तमान में दिया जा चुका है 2024 का नोबेल पुरस्कार, जिसमें 2-3 कम से कम याद रखेंगे। जैसे साहित्य का नोबेल 2024 पूछा जाता है, हान कांग को मिला है दोस्तों, जो कि दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। हान कांग को साउथ कोरिया से रिलेटेड है। शांति के क्षेत्र में जापान का एक संगठन को मिला है दोस्तों, जापानी संगठन को, जो कि लोगों को जागरूक करते हैं
परमाणु हथियार के विरुद्ध कि इसको यूज ना किया जाए, इसका विनाशकारी प्रभाव होता है। तो इस सब को याद रखिएगा, यही सब ज़्यादा पूछता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सेवा सदन लिखी गई है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सेवा सदन लिखी गई है। और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया, जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब है दोस्तों। एक उपन्यास वो लिख रहे थे और उनका निधन हो गया, जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है, हिंदी वाले एग्जाम में। ऐसा कौन सा उपन्यास था जिसको पूरा नहीं कर पाए मुंशी प्रेमचंद? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र लिखते लिखते मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया, यह पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। जबकि कामायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और कामायनी आधुनिक भारत में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक भी माना जाता है। चिदम्बरा की अगर बात करें तो चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जबकि यम या यामा की बात करें तो महादेवी वर्मा द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भेल का पूर्ण रूप दोस्तों, भेल का पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। बहुत सारे ये नवरत्न कंपनी है दोस्तों, बहुत सारे नवरत्न कंपनी भारत में, जिसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये सब कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में 14 महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है। और अभी हाल फिलहाल में एक महारत्न कंपनी है जिसको कि भारत रत्न का महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है, जिसको कि हाल बोलते हैं। हाल का फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में की गई। इसी क्रम में और बहुत सारा का पूछ लिया जाता है, जैसे मैं भेल का पूछा, ओएनजीसी। ओएनजीसी का याद रखेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसी तरह से एनटीपीसी का पूछा जाता है, जो आप एग्जाम दीजिएगा उसका नहीं दोस्तों, यह एक कंपनी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पूरा नाम है दोस्तों। उसी तरह से सीआईएल का पूछता है, कोल इंडिया लिमिटेड। सेल का पूछता है दोस्तों, एसआईएल, सेल का स्थापना 1974 में हुआ था। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूर्ण रूप। कंप्यूटर से जुड़े बहुत सारे फुल फॉर्म पूछते हैं, जो कि हर एक सेट में मैं 2-3 कर करके बता देता हूं। उसी तरह से एक एनियक पूछता है दोस्तों, एनियक, इसका पूर्ण रूप पूछता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, तो इसका याद रखिएगा। यूनिवैक का पूछता है दोस्तों, यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो इसको याद रखिएगा। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। रैम का मतलब दोस्तों होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। लैन का दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो संवेग सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, जिसे p से डोनेट किया जाता है, अर्थात p बराबर m भी होता है। जहां m बराबर द्रव्यमान होता है तो 14 केजी और v बराबर हो गया वेग 28। 14 गुने 28 करेंगे दोस्तों तो 392 और मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड आएगा, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है। जबकि इससे जुड़ा एक पूछ सकता है एग्जाम में कि गतिज ऊर्जा बताएं इसी डाटा के आधार पे, तो इस डाटा के आधार पे गतिज ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र होता है हाफ mv²। देखिए सेम यही है, मतलब
सेम जो द्रव्यमान और वेग पे ये निकल सकता है। तो हाफ का दोस्तों हाफ दे दिए, एम मतलब द्रव्यमान, अगर इसको 14 लेंगे तो 14, और भी मतलब वेग हो गया 28, तो 28 इंटू 28। इसको सोल्व करेंगे तो 14 को 2 से 7 बार में कट जाएगा, और 7 गुने 28 गुना 28 करेंगे दोस्तों तो शायद याद रखेंगे 5488 आएगा, यही हो जाएगा। इसी डाटा पर अगर आपसे पूछ दिया कि हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान 14 केजी हो और वेग 28 मीटर पर सेकेंड हो तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। बाकी संवेग तो हम निकाल ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसे कलाम सैट कहा गया दोस्तों। एनू सैट की अगर बात करें तो इसरो के समग्र मार्गदर्शन में एक भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पहला उपग्रह है। जबकि प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम उपग्रह एक भारतीय आयन मंडलीय अनुसंधान उपग्रह है जिसे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा छात्र उपग्रह पहल के भाग के रूप में लॉन्च किया गया। अगर भारत के पहले उपग्रह की बात करें तो उसका नाम था आर्यभट्ट, जिसको कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? सब्जियों में जो विशेषता रखते हैं ट्रक फार्मिंग कहलाता है दोस्तों। महानगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में किया जाने वाला कृषि ट्रक कृषि कहलाती है। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां फसल उगाई जाती है। ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, तो शॉर्ट में ये समझ जाइए कि महानगर के अगल बगल जो खेती की जाती है ऐसी फसल जिसमें सब्जियां बहुत आयत मात्रा में उपजाई जाती है, जिससे हमें मुद्रा मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, यानी नकदी फसल के रूप में। मिश्रित फसल किसे कहा जाता है, तो मिश्रित फसल एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, तो सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से जो है कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। तो मई 2020 में अम्फान आया था दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि मई 2023 में मोचा नामक एक बहुत ही भयानक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। मोचा बंगाल के खाड़ी में मिचोंग एक आया था दोस्तों, ये भी 2023 में ही। अभी मई 2024 में रेमल तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में आया था, तो इसको याद रखेंगे। रेमल अभी करेंट का याद रखेंगे। 2024 में रेमल जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? अकुशल है मतलब जिसको कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, कोर्स नहीं किया हुआ है, उसका प्रवास का क्या कारण है दोस्तों? तो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण निर्धनता है। पैसे की कमी के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह जो है भागते हैं। श्रमिकों को 4 श्रेणी में बांटते हैं मुख्य रूप से। अति कुशल मतलब पूरा पारंगत, कुशल एक जो है टेक्निकल नॉलेज है, अर्ध कुशल जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कुशलता में, और एक अकुशल होता है। अकुशल श्रमिकों के पलायन का कारण स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार की कमी होता है, इसी कारण से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अच्छा, और अगर याद रखेंगे तो अकुशल जो है भारत में अकुशल श्रमिकों के लिए मनरेगा स्कीम शुरू किया गया था, जिसका कि पुराना नाम नरेगा था। नरेगा जिसको कि अंग्रेजी में लिखते थे नरेगा, इस तरह से। इसका पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसी का नया नाम मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। कब किया गया मनरेगा? तो मनरेगा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके। इसके तहत दोस्तों एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है सबसे पहले याद रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अभी वर्तमान में, ये तो पुराना था इसलिए इसको छोड़ दीजिए, वर्तमान में महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है, एक राज्य में 1 नंबर पे, जबकि शहर में इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर के साथ सूरत दोनों टॉप शहर बने हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा।
और बाकी पुराना में तो सूरत ही था। और वर्तमान में याद रखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्य रूप से याद रखेंगे कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर महाराष्ट्र था वर्तमान में, और इंदौर और सूरत जो है संयुक्त रूप से शहर में टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो INS बागीर वो नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे भारत सरकार प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का परिकल्पना किया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम अपने देश में ही जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 गो जो है पनडुब्बी का निर्माण करेंगे। वो सबसे पहला पनडुब्बी बनाया इसी क्रम में भारत सरकार कलवरी, जिसको कि 2015 में लॉन्च किया गया। कलवरी, दूसरा का नाम खांडेरी था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा का नाम करंज था, करंज। चौथा का नाम दोस्तों बेला, उसके बाद बागीर, और लास्ट वाला बागसीर बोलते हैं। ये 6 प्रकार के पनडुब्बी लॉन्च किया गया। और लास्ट वाले को कब लॉन्च किया गया? 20 अप्रैल 2022 को, बागसीर को। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया दोस्तों खिलाफत आंदोलन को। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस भी मनाया गया, और 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखेंगे कि यहाँ पे होम रूल मूवमेंट दिया है, तो भारत में होम रूल आंदोलन का जनक एनी बेसेंट है। इस तरह से भारत में होम रूल आंदोलन का जनक। स्वदेशी आंदोलन की बात करें अगर, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था। होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था दोस्तों। अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने चलाया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि भारत में होम रूल आंदोलन का जनक एनी बेसेंट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताने का कारण है दोस्तों वीडियो लंबा होना। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक ऊर्जा है दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैस बहुत मात्रा में निकलता है। जैसे CO2 का मुख्य उत्सर्जक क्षेत्र कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, चिमनी, ये सभी है, कोयला उला वगैरह जलाते हैं दोस्तों। थर्मल स्टेशन से निकलने वाला जो राख है सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रदूषक है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेवार गैस कौन है? तो CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि CO बोलते हैं, वो वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो हीमोग्लोबिन के वाहक क्षमता को कम कर देगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा इधर से उधर परिवहन नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को। इसी संदर्भ में पीछे भी हम चर्चा किए थे कि लाइकेन्स जो हैं, लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो लाइकेन। स्टोन लेप्रोसी एक होता है दोस्तों, वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि लगभग 9,500 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। 9,450 से लेके 9,500 किलोमीटर के आसपास ऐसा इसका लंबाई आंका गया है, मापा गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, यह जो लंबा है लेनिनग्राद से लेके व्लादिवोस्टोक तक है, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि रेल से रिलेटेड अगर बोलूँगा तो 1 घंटा का वीडियो खाली रेलवे से बोलते रह जाऊँगा दोस्तों। जैसे कि विभिन्न प्रकार से बोल सकते हैं कि रेलवे में कौन कौन से अभियान चलाए गए, रेलवे का भी कौन सा नया इंजन निकला, रेलवे का पिता कब हुआ था, रेलवे का विद्युत इंजन कब स्टार्ट हुआ, रेलवे में आधुनिक जो है यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ है। रेलवे से विभिन्न तथ्य को बोला जाए तो बहुत सारा समय व्यतीत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए जब जो चीज़ आएगा उसमें उसका डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा उस चीज़ को। सभी सेट को बढ़िया से देखते चले, सब में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है।
असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिबगोई में दोस्तों। असम में सबसे पहले तेल का कुआं खोला गया था, खोदा गया था या खोजा गया था, जो भी बोलिए। डिबगोई तेल कारखाना 1901 में स्थापित किया गया। और भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में अगर बात करें तो जामनगर गुजरात में है, याद रखेंगे। सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 में USA अमेरिका के में हुआ था दोस्तों, अमेरिका के द्वारा किया गया था। खनिज तेल कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में खनिज तेल या जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। हम्पी में हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी के मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये सब प्रसिद्ध हैं वहाँ। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है, बहुत बार पूछा है दोस्तों। तुंगभद्रा नदी के तट पे है। खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो और कोणार्क में अवस्थित मंदिर नागर शैली का है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है स्थित दोस्तों। एलोरा की बात करें तो अजंता एलोरा में कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क की बात करें तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, जो कि सूर्य भगवान से संबंधित है, जिससे कि गंग वंश का शासक एक नरसिंह देव थे, वो बनवाए थे। और कोणार्क मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। कब किया गया था? तो 1984 में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है, जिसमें कि आप लोग पढ़े होंगे कि 6CO2 के साथ जब 12H2O के प्रतिक्रिया कराया जाता है, किसके साथ? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तब C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और 6O2 6 ऑक्सीजन का अणु निकलते हैं और 6 जल का अणु निकलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में निष्कासित O2 जल से उत्पन्न होता है दोस्तों। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण याद रखेंगे लाल रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जल का निर्माण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों से मिलकर होता है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, यानी कि बंगाल आर्मी का नर्सरी, मतलब बंगाल में जो आर्मी होते थे वो सबसे पहले शुरुआत नर्सरी के तौर पे कहाँ से हुआ था? तो अवध से, क्योंकि शुरुआत में मुख्यतः भर्ती जो सेना का किया जाता था ज़्यादा अवध से किया जाता था। 1857 सैनिक से याद आया, 1857 के विद्रोह से पूर्व तक अवध क्षेत्रों में अधिक सैनिकों की भर्ती हुई थी। 1857 से पहले जितना सेना हुआ था ज़्यादा सब अवध से ही निकला था, इसलिए ज़्यादा इसको नर्सरी की संज्ञा दिया गया था। 1857 का सैनिक विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था और इस विद्रोह के बाद पील आयोग का स्थापना हुआ था, जो कि बराबर पूछा जाता है। पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। अभी तक सबसे कम आयु वाला यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम है मिली बॉबी ब्राउन। इनको बनाया गया है दोस्तों। अच्छा, यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। अभी वर्तमान में बात करें तो 2024 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा अभिनेत्री करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मई 2024 में, तो इस तरह से याद रखेंगे। उसी तरह से एक यूनेस्को होता है दोस्तों, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका स्थापना दोस्तों 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत जहाँ ज़्यादा फसल होगा दोस्तों वहीं होगा, पंजाब में। प्रति हेक्टेयर फसल सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, चाहे गेहूँ रहे, खास करके गेहूँ ही ज़्यादा होता है। यहाँ लगभग ऐसा कहा जाता है कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से भी अधिक है।
भारत में सर्वाधिक कीटनाशक का प्रयोग करने वाला राज्य में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब। अब भारत जो है अभी वर्तमान में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत पोटास उर्वरक में भी जो है निर्भर होना चाहता है, लेकिन अभी जो है उसका निर्भरता आयात पर है। पोटास उर्वरक मंगाता है जबकि यूरिया में आत्मनिर्भर हो चुका है। एक एनपीके नाम सुने हैं, इसमें जो है दोस्तों अनुपात एनपीके का होता है 4:2:1। जो एनपीके का बोरा आता है दोस्तों हम लोग का उर्वरक का, उसमें अनुपात होता है। जैसे पूछ जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन, तो यूरिया में नाइट्रोजन दोस्तों यूरिया के बोरा पे लिखा होता है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पहला लेटर हम लिख दिए हैं 4 होता है, दूसरा लेटर आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो दोस्तों यह दाएं छोर पर होना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट आया दोस्तों 2002 में। इसके अनुसार भारतीय ध्वज को जब अन्य देश के झंडों के साथ एक सीध में प्रदर्शित किया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा, अर्थात यदि कोई पर्यवेक्षक दर्शकों के सामने झंडों की पंक्ति में केंद्र में खड़ा हो तो राष्ट्रीय ध्वज उसके सबसे दाईं ओर होना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार शांति के समय में एक राष्ट्र के ध्वज को दूसरे राष्ट्र के ध्वज से ऊपर फहराना निषिद्ध है, यानी मनाहट है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और आधुनिक ध्वज को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसको याद रखिएगा। आज जब संयुक्त राष्ट्र का झंडा राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है, जब संयुक्त राष्ट्र का झंडा राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है तो इसे राष्ट्रीय ध्वज के दोनों ओर प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद जो है वो हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम से जो है अपना शिविर स्थापित किए थे। कहाँ? तो झांसी में सतार नदी के किनारे 1920 में। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान गणतंत्र संघ के सक्रिय सदस्य थे और 1928 में इसी संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवाद गणतंत्र संघ कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुफिया विभाग के निरीक्षक नटवर से मुठभेड़ किए और अंतिम गोली जो है अपने आप को स्वयं मार लिए थे, क्योंकि प्रतिज्ञा लिए थे कि जब तक जिंदा रहूँगा जो तब तक अंग्रेजों के कब्जे में नहीं जाऊँगा, यानी कि जिंदा में मुझे अंग्रेज नहीं पकड़ पाएंगे। याद रखेंगे कि भगत सिंह की अगर बात करें तो 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दे दिया गया दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को एक साथ। और इस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन भी है। और लास्ट आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी भारतीय इतिहास में कौन हुए? तो इस कमेंट का आंसर दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय।